वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। लेट्स कंटिन्यू बायोमोलिक्यूल्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में, राइट? तो प्रोटीन्स क्या हैं? दीज आर जनरली हाई मॉलिक्यूलर मास complex biomolecules of amino acids present in all living cells। चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है। देखो एनिमल के अंदर सब कुछ आ गया, मैमल्स, एवियंस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, एवरीथिंग। तो ऑल लिविंग सेल्स एंड दे फॉर्म फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ। अब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, स्केलेटन के ऊपर स्किन के अंदर क्या है? ये जो आपकी स्किन है, इट इज हैविंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये स्किन पूरी की पूरी किससे बनी हुई है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, राइट? तो प्रोटीन वर्ड इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रोटियोस मींस प्राइमरी। तो आप यहां से इसका अंदाजा लगा सकते हैं, इसका नाम ही इंडिकेट करता है दैट इट इज द प्राइमरी बायोमोलिक्यूल टू बी अटेन्ड बाय अ लिविंग सेल। एक लिविंग सेल को अपनी वर्किंग के लिए प्रोटीन्स का होना बहुत बहुत जरूरी है, राइट? और प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, ये बच्चे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल और प्लांट सेल, मैंने पिछले वीडियो में आपको एनिमल सेल बताया था, राइट? तो उसके अंदर या प्लांट सेल के अंदर 10 to 20% प्रोटीन होती है, ठीक है? बाकी कंपोनेंट्स भी होते हैं बट 10 to 20% इज ओनली प्रोटीन। अब अगर आप अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन के फंक्शंस देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा हाउ इंपॉर्टेंट दीज आर। तो लेट्स सी। सबसे पहले हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड है एंजाइम्स। एंजाइम्स को इतना डिटेल में आपने पढ़ा है, आपको पता है दीज आर बायोकैटालिस्ट एंड दे आर रिक्वायर्ड टू कैटालाइज वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। और आपको पता है इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस दे मे टेक इयर्स फॉर देयर कंप्लीशन, राइट? इसके बाद है हार्मोन्स। आपको पता है बॉडी के अंदर हार्मोन्स बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, ठीक है? और हार्मोन्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स। जस्ट हमारे बॉडी के अंदर एम्बेडेड होते हैं, लाइक छोटी सी थैली होती है, तो जब जरूरत होती है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर हार्मोन जो है वो रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है? ओके, सो बहुत से बॉडी के अंदर फंक्शंस, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म है, कैसे होगी? बॉडी के अंदर हार्मोन्स जनरेट किए जाते हैं। इंसुलिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है जिनको शुगर हो जाती है, शुगर होने का मतलब उनकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबॉलिज्म करने के लिए टेंडेंसी नहीं रहती। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते, वो बॉडी से एज इट इज बाहर चले जाते हैं। तो फॉर दैट पर्पस इंसुलिन इज रिक्वायर्ड। तो हार्मोन इंसुलिन क्या करता है? जैसे ही ब्लड स्ट्रीम के अंदर आएगा वो रिक्वायर्ड एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा कि बॉडी के अंदर सो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स आए हैं डाइट के अंदर, अब आपको उसको डाइजेस्ट करना है। फिर रिक्वायर्ड एंजाइम अपनी मर्जी से थोड़ी ना काम करेंगे, हार्मोन उनको डायरेक्शन देता है कि आपको यहां पे काम करना है। सो ऑल आर इंटररिलेटेड। देन प्रोटीन्स दे एक्ट एज एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी के अंदर जब कोई फॉरेन मटेरियल एंटर करता है, आइदर इट्स अ टॉक्सिक सब्सटेंस और सम वायरस और सम बैक्टीरिया, तो हमारी बॉडी उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। आप मेडिसिन नहीं भी खाएंगे, इवन देन यू विल रिकवर। आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो फाइटर्स हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है? अभी इसमें कोविड का टाइम चल रहा है, तो आपने टीवी पे न्यूज सुनी होगी कि जिनको कोरोना हो जाता है, जिनको कोविड हो जाता है, उनकी बॉडी एंटीबॉडीज बना लेती हैं। तो दोबारा जब कोरोना उन पे अटैक करेगा तो वो उसको जल्दी खत्म कर देगी, रिकवरी फास्ट हो जाएगी। और बहुत से पेशेंट्स जो कोविड से रिकवर हुए हैं उन्होंने अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया है, क्योंकि उनके ब्लड के अंदर ऑलरेडी कोरोना के एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। तो जो भी पेशेंट हैं जिनकी एज ज्यादा है, हो सकता है उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम पहले से ही एंटीबॉडीज उनकी बॉडी में रख दें तो उनकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी।
तो एंटीबॉडीज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोटीन्स दे एक्ट एज एंटीबॉडीज एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड इन्फेक्शंस. देन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल लेके जाना. तो प्रोटीन्स की एक और वेराइटी है, एक टाइप है जिनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बोलते हैं. वो क्या करते हैं, ब्लड के अंदर वेरियस सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. बेस्ट एग्जांपल हेमोग्लोबिन. हेम इज अ नॉन प्रोटीनिक पार्ट, ग्लोबिन इट्स अ ग्लोबुलर प्रोटीन. दोनों इकट्ठे होते हैं और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाते हैं. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. देन structural proteins, as the name indicates, these are the structural elements of cell and tissues. हमारे बॉडी के various structures they are composed of proteins. And then contractile, contraction and relaxation. तो हमारी muscles, आप कोई चीज उठाते हो they contract, उसको छोड़ देते हो they relax, right? तो to help in the contraction of muscles and other cells, our body needs contractile प्रोटीन्स. ठीक है, तो ये थे वेरियस फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी. नेक्स्ट, प्रोटीन्स की कॉम्पोजिशन. इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बेसिक एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. इसके अलावा दे मे कंटेन फास्फोरस, आयोडीन एंड ट्रेसेस ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज एक्सेट्रा. अब ये है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करें तो बनते हैं पेप्टाइड्स. प्रोटीन्स को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स. ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बनता है तो उसको नाम हम देते हैं प्रोटीन्स. इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोटीन का छोटा कंपोनेंट हो गया पेप्टाइड. पेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सबसे छोटा कंपोनेंट आता है अमाइनो एसिड्स. राइट, ओके. तो केमिकली अगर हम प्रोटीन्स को डिफाइन करें, दीज आर व्हाट? These are condensation polymers. Condensation polymer जिसमें दो मोनोमर जुड़ेंगे और वाटर रिमूव होगा. अभी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में. These are condensation polymers and these are polyamides in which the monomer units are alpha amino acids. अब हमारा next question, what are alpha amino acids? It is the basic unit of proteins. Okay. So, what are alpha amino acids? देखो, as the name indicate, इसमें एक तो अमाइनो ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है. और अमाइनो कहां लगा है? अल्फा के ऊपर. बहुत सिंपल सी बात. ये रहा कार्बन. कार्बन की 4 वैलेंसीज, राइट. एक तरफ लगा दीजिए COOH, दूसरी तरफ NH2, एक तरफ H और एक तरफ R. दिस इज अल्फा कार्बन. फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाली कार्बन अल्फा और उसके साथ लगा है अमाइनो ग्रुप और इधर लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. अब ये जो R है, R की वैल्यू क्या हो सकती है? R may be equal to हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल. R की वैल्यू NH2 भी हो सकती है. R की वैल्यू CH2NH2 हो सकती है. R की वैल्यू COOH हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकती है. ये दोनों तो बैलेंस. R की वैल्यू डिसाइड करेगी कौन सा अमाइनो एसिड है. राइट, ओके. तो दीज आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग अल्फा अमाइनो एसिड्स. क्या है? अल्फा अमाइनो acids. These are the compounds containing both amino group as well as carboxylic acid group. ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं. अब इनको अल्फा क्यों कहते हैं? दे हैव अमाइनो ग्रुप, मतलब NH2 ग्रुप, एट
अल्फा कार्बन, देयरफॉर नोन एज अल्फा अमाइनो एसिड्स। है ना सिंपल। नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। दे मे बी एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल on the basis of number of amino and carboxylic acid group. Quite obvious, अगर एसिडिक है इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप, यही लिखा है। दे कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देन अमाइनो ग्रुप। बेसिक के लिए अमाइनो ग्रुप ज्यादा होंगे देन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और जब न्यूट्रल है तो दोनों ग्रुप बराबर होंगे। दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नाम भी वैसा ही होगा, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इन दोनों में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और 1 अमाइनो। और इधर बेसिक लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, इनके अंदर 2 अमाइनो ग्रुप हैं और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ग्लाइसिन, वैलिन, एलानिन, इनके अंदर सेम नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, राइट। Next classification of amino acid. What are essential and non-essential amino acids? Literary meaning, essential means बहुत ज़्यादा ज़रूरी, very very important, and non-essential doesn't make any difference, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। So essential means हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जिन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमें इनको अपने डाइटरी सप्लीमेंट में ही लेना पड़ता है। हमें हरी सब्जियां खानी पड़ेंगी, दूध पीना पड़ेगा, पनीर खाना पड़ेगा, दही खाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितनी भी दालें हैं वो खानी पड़ेंगी, तभी प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और सारे के सारे बॉडी के फंक्शंस और मेंटेनेंस प्रॉपर होगी, ठीक है। So these amino acids which cannot be synthesized our body, they must be supplied through our diet. Essential, total 10 type of essential amino acids are valine, leucine, isoleucine, arginine, lysine, threonine, methionine, phenylalanine, tryptophan and histidine. These are the 10 essential amino acids. ठीक है, ये आपको बाहर से ही खाने पड़ेंगे, ठीक है। टॉफी चॉकलेट वाली शॉप पे नहीं मिलेंगे, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी पड़ेंगी, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, राइट। नॉन एसेंशियल, ये वो अमाइनो एसिड्स हैं विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज कर सकती है, कर लेती है और करती है, तो हमें इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ले लेंगे वेल एंड गुड, नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा क्योंकि हमारी बॉडी उसको रिकवर कर लेती है। तो देयर आर टोटल 10 non-essential amino acids. These are glycine, alanine, proline, serine, cysteine, asparagine, glutamine, tyrosine, aspartic acid and glutamic acid. So these are essential and non-essential amino acids. 10 essential, 10 non-essential. Total कितनी होगी? There are total 20 amino acids. टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं और ये अमाइनो एसिड एक सीक्वेंस में जुड़ते जाते हैं और प्रोटीन बना लेते हैं। कितनी पॉपुलेशन होगी वर्ल्ड की? बहुत, लेकिन किसी की भी प्रोटीन दूसरे से मैच नहीं करती, इवन ट्विंस की भी नहीं करती। तो सी हाउ बायोडाइवर्स इज द नेचर। नेचर के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स एक्शन है, इतनी कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं कि टोटल 20 अमाइनो एसिड्स को अरेंज करना है। 20 बच्चों को आप खड़ा कर दीजिए लाइन में, तो आप अलग अलग टाइप की कितनी लाइंस बना लेंगे? 100, 200, 400, 1000। लेकिन करोड़ों अरबों लोग और किसी की भी प्रोटीन दूसरे के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती। सो नेचर इज ग्रेट, राइट। तो अब बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की और कुछ बातों के बारे में। नेक्स्ट इज ज़्विटर-आयन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। आपको याद होगा ज़्विटर-आयन स्ट्रक्चर मतलब डबल चार्ज होगा, ठीक है। लेट्स सी, ये है मेरे पास कार्बन, राइट। इधर लगेगा COOH, इधर लगेगा NH2, इधर H और इधर R। डन। अब देखिए
अमाइनो ग्रुप के ऊपर है लोन पेयर और एसिड यहां से जाएगा H पॉजिटिव बॉन्ड को छोड़कर, ठीक है। तो ये पहुंचा इसके पास, तो क्या बन गया, कार्बन HR, इधर बन गया COO नेगेटिव और इधर बन गया NH3। अब एक हाइड्रोजन आ गई ना एक्स्ट्रा, पॉजिटिव। तो अमाइनो एसिड्स, अल्फा अमाइनो एसिड्स इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ज़ुविटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। सिंपल सी बात की किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ये इस तरीके से डबली चार्ज्ड आयन की तरह एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इस आयनिक स्ट्रक्चर के बेस पे हम इसकी एसिडिक और बेसिक नेचर की बात करेंगे। हो गया, ओके। अब ऑन द बेसिस ऑफ ज़्विटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स लेट्स स्टडी एसिडिक एंड बेसिक नेचर। Acidic and basic nature of amino acids on the basis of Zwitter ion structure of alpha amino acids, acidic and basic nature. Let's see. अब मैं डायरेक्ट इसका Zwitter ion structure बनाने लगी। कार्बन, हाइड्रोजन R, COO नेगेटिव and NH3 पॉजिटिव, ओके। इधर मैंने लिया एसिडिक मीडियम, ठीक है, ये कॉमन एरिया आ गया। और इधर मैंने लिया एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब इसके अंदर क्या है, H पॉजिटिव आयन। अब आप मेरे को ये बताइए इन दोनों में से H पॉजिटिव आयन को कौन एक्सेप्ट करेगा, क्वाइट ऑब्वियस, COO नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा, कार्बन COOH, इधर क्या रहा CH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, इधर H और इधर R। क्या बना भैया, ये हम एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, ये बन गया केटाइन, ठीक है। सो इन एसिडिक मीडियम COO negative group acts as base, right, and accepts H positive ion. ब्रॉन्स्टर-लॉरी कंसेप्ट, ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और एंड अल्फा अमाइनो एसिड exists as cation in acidic medium. एसिडिक मीडियम के अंदर अल्फा अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज यस केटाइन, राइट, देख लिया आपने, ओके। अब हम इधर बात करेंगे बेसिक मीडियम के अंदर। बेसिक मीडियम के अंदर देयर इज प्रेजेंट OH नेगेटिव आयन। अब इसको चाहिए H पॉजिटिव, कहां से आएगा, NH2 से। तो ये बन जाएगा NH2, इसने H पॉजिटिव दे दिया और इधर COO नेगेटिव प्लस क्या हो गया, वाटर। तो यहां देखिए इन बेसिक मीडियम NH3 पॉजिटिव acts as acidic group, ठीक है, and releases H positive which combine with OH negative ion to form water, right? और बेसिक मीडियम के अंदर हाउ इट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट एज, अब नेट चार्ज है नेगेटिव, एनाइन, इट एग्जिस्ट एज एनाइन इन बेसिक मीडियम। क्लियर? अब देखो एसिडिक मीडियम का मतलब pH लेस देन 7। इसका मतलब जब pH लेस देन 7 होगी अमाइनो एसिड कैसे एग्जिस्ट करेंगे, केटाइन। तो केटाइन किधर को मूव करता है, अल्फा अमाइनो एसिड्स मूव टू कैथोड
और बेसिक मीडियम के अंदर pH इज ग्रेटर देन 7 एंड दे एग्जिस्ट एज एनाइंस, देयरफॉर अल्फा अमाइनो एसिड्स मूव टुवर्ड्स एनोड। समझ आ गई बात? इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एसिडिक मीडियम के अंदर दे मूव टू कैथोड। क्यों? क्योंकि ये कैसे एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट एज केटाइन। तो कहां को जाएगा? केटाइन कहां को जाता है? कैथोड को। एनाइन कहां को जाता है? एनोड को। अब यहां से एक और कंसेप्ट हमारे पास आएगा, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी, दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो ये यहां लिखने की जरूरत नहीं है, यहां सिर्फ आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया कि ये किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। हो गया? ओके, अब देखते हैं। एसिडिक बेसिक कैरेक्टर हो गया। नो व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये रहा मेरे पास ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। इधर है मेरे पास एसिडिक मीडियम, इधर है मेरे पास बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के अंदर अमाइनो एसिड अल्फा अमाइनो एसिड exists as cathode, cation, exist as cation। ठीक है, और pH क्या है? लेस देन 7। therefore under the influence of electric field cation move towards कैथोड, राइट? कैथोड की तरफ जाएंगे। ओके, इधर बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम का मतलब pH इज ग्रेटर देन 7 एंड अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज एनाइन। therefore under the influence of electric field alpha amino acids move towards एनोड। क्लियर? ये जाता है कैथोड की तरफ, केटाइन। तो कैथोड कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। एनाइन ये जाता है एनोड की तरफ, इसका मतलब एनोड कौन सा है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ये इसकी जर्नल ऑब्जर्वेशन है। एसिडिक मीडियम में ये मूव करेंगे कैथोड की तरफ, बेसिक मीडियम में जाएंगे एनोड की तरफ। क्यों ना कोई ऐसी pH एडजस्ट की जाए कि ये किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट ना करे। दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो सिंपल। ठीक है, तो अगर आप इसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को डिफाइन करें, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को अगर आप डिफाइन करें, आपको पेपर में आ जाए, तो पहले आपने वो जर्नल बता दिया कि जर्नली एसिडिक मीडियम में कौन कहां को जाता है। ठीक है, फिर आपने सेम ऐसे लिखना है, ये चीज बनाएंगे सेंटर में, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम। एसिडिक में pH लेस देन 7, बेसिक में pH ग्रेटर देन 7। ठीक है, सो व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इट इज the pH of the solution at which a particular amino acid, सबके लिए सेम नहीं होगा, a particular amino acid does not migrate under the influence of an electric field is called isoelectric point of that amino acid। अब जनरली देखिए, for neutral amino acids the range of pH is 5.5 to 6.3। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन की वैल्यू है 6.1। जो हमारे पास एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं उनकी रेंज है 3.2 से लेके 3.5, है तो लेस देन 7, लेकिन वो पर्टिकुलर रेंज है जहां वो बिल्कुल भी माइग्रेट नहीं करते। और बेसिक मीडियम के अंदर द रेंज इज 7.6 टू 10.8, जैसे लाइसिन इट इज हैविंग 9.7। और देखो
आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर अमाइनो एसिड्स की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, दे आर लीस्ट सॉल्युबल एट देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो इस प्रॉपर्टी को, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को यूज किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है। नाउ व्हाट आर पेप्टाइड्स और पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। देखो ये चीज हम बाद में पढ़ते हैं। पेप्टाइड्स कब बनते हैं? जब दो या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड आपस में कंडेंस होंगे, आपस में जुड़ेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगी, कहीं पे भी आपको क्रैम नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। देखिए सिंपल अमाइनो एसिड एक, राइट, ये रही दूसरी अमाइनो एसिड एच आर डैश। मुझे नहीं वैल्यू पुट करनी इधर, आई कैन राइट आर एंड आर डैश। अब आर डैश आर भी हो सकता है, ठीक, ओके। इस तरफ COOH और इस तरफ NH2, इसमें भी COOH और इधर NH2। लेट मी चेक इज इट विजिबल प्रॉपर्ली, या। तो ओके, अब ये कंडेंस होंगे क्योंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप ये रहा और ये रहा NH2। तो NH2 को अगर मैं बॉन्ड खोल के लिख लेती हूं, N के साथ 2 H लगे हैं, वाटर रिमूव्ड, क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड ONH, और इसको हम बोलते हैं एमाइड लिंकेज। याद है ना, अभी आपने पॉलीमर्स किए हैं प्रीवियसली। तो यहां से एक H और इसका OH माइनस हो गया वाटर, ठीक है। अब देखो ये कैसे जुड़ा, इधर NH2, आगे कार्बन, ऊपर H, नीचे R, इधर क्या बचा? C डबल बॉन्ड O, आगे क्या है? NH, फिर आगे कार्बन, ऊपर H, नीचे R डैश, और इधर क्या है? COOH। इस तरीके से दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए और ये जो लिंकेज बनी CONH, दिस एमाइड लिंकेज is known as peptide linkage, peptide bond और linkage। और यहां पे कंडेंसेशन हो रही है विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। इसमें यही लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ 1 अल्फा अमाइनो एसिड condenses with amino group of the other amino acid with the elimination of water to form an amide linkage known as peptide linkage or peptide bond। तो peptides क्या हैं? These are the compounds formed by condensation of 2 or more same or different alpha amino acids। Simple, okay। अब देखो, if 2 amino acids condense, तो क्या बनेगा? डाइपेप्टाइड, ठीक है। If 3 amino acids condense, ट्राइपेप्टाइड। समझ आ रही है बात? 2 जुड़ेंगे तो डाइपेप्टाइड, 3 जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, और अगर बहुत सारे जुड़ जाते हैं देन इट विल फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड में क्या होगा? 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। अब पॉलीपेप्टाइड में अगर 100 से 1000 अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स, और रेंज रहेगी 100 से लेके 1000 तक, आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, देन द रिजल्टिंग पॉलीएमाइड दैट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, मैं यहीं पे आपको पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूं। ओके, यहां मैं 3 मॉलिक्यूल को कंडेंस करूंगी और फिर मैं आपको बताती हूं कि हम इनको कैसे करेंगे। ये अगेन 1 NH2 C H R डबल डैश COOH, ठीक है। यहां से भी वाटर रिमूव्ड, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास एक टर्मिनल के ऊपर NH2CR,
नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O NH, फिर C H R डैश, देन C डबल बॉन्ड O NH, अगेन C H R डबल डैश और इधर C O O H, राइट। अब आप देखिए ये वाली यूनिट n टाइम रिपीट, इसको रिपीट कर दीजिए, रिपीट दिस यूनिट n टाइम्स, ठीक है। यहां पे मैंने n मॉलिक्यूल्स ही लिए हैं, लेट इट बी n मॉलिक्यूल्स, राइट। तो ये रिपीटिंग यूनिट है बीच में, ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड और ये तीसरा। तो देखो हर बार ये यूनिट रिपीट कर रही है आपस में, तो दिस इज पॉलीएमाइड, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एमाइड लिंकर जाएंगे, हर बार ऐसे ही यूनिट आपस में जुड़ते जाएंगे, एक तरफ का NH और दूसरी तरफ कार्बोनिल ग्रुप बचेगा, क्योंकि देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एमाइड लिंकेज। ओके, अब देखिए पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर हो गया, और पॉलीपेप्टाइड्स की कुछ एक प्रॉपर्टीज देखो। ओलिगोपेप्टाइड्स, ओलिगो मींस रिलेटिवली शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड्स, राइट, उसको हम बोल देंगे ओलिगोपेप्टाइड्स, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड हमने किसको बोला, जिसमें 100 से 1000 तक के हैं, तो उससे नीचे जो स्मॉल साइज की पेप्टाइड्स रहेंगी, दोज आर कॉल्ड ओलिगोपेप्टाइड्स। ओके, पॉलीपेप्टाइड लार्जर पॉलीमर्स हैविंग मॉलिक्यूलर मास अप टू 10,000 यूनिट्स, उसे आप बोलोगे पॉलीपेप्टाइड। और अगर मॉलिक्यूलर मास 10,000 यूनिट से ज्यादा हो जाता है तो आप उस पॉलीपेप्टाइड को बोल देते हो प्रोटीन। अब एक एग्जांपल देखिए, इंसुलिन, इसके अंदर टोटल होते हैं 51 अमाइनो एसिड्स, राइट। मोस्ट ऑफ द पॉइजनस सब्सटेंसेस, जितना भी एनिमल वेनम है, जैसे डंक मारता है कोई चीज, जैसे सांप का जहर है, ठीक है, कोई प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जहर होता है, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस इन एनिमल वेनम एंड इन प्लांट सोर्सेज, दे आर पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये सारे के सारे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस, और अब हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो स्ट्रक्चर के बेस पे आप इनको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। देखो दो तरीके हैं, या तो अमाइनो एसिड ऐसे जुड़ते जाएंगे, एक लाइन फिर दूसरी लाइन, ठीक, इस तरीके से, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एक दूसरे के नजदीक टाइटली पैक हो जाते हैं और फाइबर बना लेते हैं। आप अपने घर में चाहे ऊन का धागा निकालिए या जिससे हम कपड़े स्टिच करते हैं वो धागा निकालिए, आप देखना उस एक दिखने वाले धागे के अंदर कितने लाइन धागों की लिपटी हुई हैं आपस में, ठीक है, जरूर चेक करना इसको। तो उसी तरीके से नेचर के अंदर भी, वो भी तो सेमी सिंथेटिक करके बनाया हुआ है ना, तो उसी तरीके से अलग अलग चेन्स आपस में मिक्स होके फाइबर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो दीज आर लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स, लेकिन ग्लोब्यूलर क्या है, ग्लोब्यूल, ठीक है, गोल। तो ये इस तरीके से स्फीरॉइडल शेप के होते हैं, ठीक है, ये ऐसे होते हैं स्फीरॉइडल। ओके, तो दीज आर क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स। अब फाइब्रस जो है, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस में डिसॉल्व हो जाती हैं। लेकिन जो ग्लोब्यूलर हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। सबसे सिंपल एग्जांपल, एग सभी खाते होंगे, ठीक है, जिस कटोरी में आपने एग को तोड़ के डाला, जब आप उसमें थोड़ा सा पानी डालते हो तो जो कुछ उसके साथ लगा होता है ना, इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो दैट व्हाइट पोर्शन इट कंटेन्स एल्ब्यूमिन्स, राइट, एल्ब्यूमिन्स, प्रोटीनिक पार्ट, व्हाइट वाला जो पोर्शन है, तो दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन बॉइल्ड एग का नहीं, फिर उसकी डी नेचर हो जाती है, ठीक है। तो इट इज soluble in water or aqueous solution of acids and bases. अब इसके अंदर क्या होता है, long linear protein chains, they are held together by intermolecular disulfide linkage, या तो इन दो चेन्स को डाइसल्फाइड लिंकेज ने बांधा होगा या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। और एग्जांपल देखो, मायोसिन, मायोसिन इन मसल्स, केराटिन in hairs,
फाइब्रोइन इन सिल्क एंड कोलेजन इन टेंडन्स। और इधर देखिए ग्लोबुलर के अंदर दीज मॉलिक्यूल्स आर फोल्डेड टू गिव अ 3 डायमेंशनल स्फीरॉइडल शेप स्टेबलाइज्ड बाय, ये इंटरनल अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कॉइलिंग ही तब होती है जब एक दूसरे के सामने ऐसे फंक्शनल ग्रुप आएंगे दैट दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, हेमोग्लोबिन, ग्लोबिन, ग्लोबुलर प्रोटीन, उसका स्ट्रक्चर ही बता देता है। देन इंसुलिन हार्मोन, वो भी ऐसा ग्लोबुलर शेप में होता है। एंड यस एल्ब्यूमिन्स। ओके, ये था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स वो जिनको हम हाइड्रोलाइज करें, जिनकी जब हाइड्रोलिसिस हो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स ही मिलेंगे, ओनली अमाइनो एसिड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, कैरेटिन, ग्लूटानिन, इनको हाइड्रोलाइज करोगे तो सिर्फ अमाइनो एसिड्स मिलेंगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड मींस 2 मेंबर का वहां पे कॉम्बिनेशन है। तो इसमें 2 चीजें क्या क्या होंगी, एक होगा प्रोटीनिक पार्ट, एक होगा नॉन प्रोटीनिक पार्ट। तो प्रोटीनिक पार्ट क्या होगा, सिंपल प्रोटीन मींस अल्फा अमाइनो एसिड्स, और नॉन प्रोटीनिक पार्ट में लेट्स सी क्या क्या हो सकता है। तो दीज प्रोटीन गिव अ नॉन प्रोटीनिक पार्ट एंड अल्फा अमाइनो एसिड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब एक सिंपल प्रोटीन और साथ में नॉन प्रोटीनिक पार्ट। जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन्स, तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स नॉन प्रोटीनिक पार्ट है, ये वाले पोर्शन में अमाइनो एसिड्स मींस प्रोटीनिक पार्ट। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मींस कार्बोहाइड्रेट्स, तो अमाइनो एसिड्स और साथ में क्या आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। लाइपोप्रोटीन्स मींस लिपिड, अमाइनो एसिड्स और साथ में लिपिड्स और फैट्स। एंड देन क्रोमोप्रोटीन्स, क्रोमो डजंट मीन दैट क्रोमियम इज देयर, क्रोमो मीन्स कलर, पिगमेंट, तो इसमें अल्फा अमाइनो एसिड के साथ पिगमेंट्स आएंगे। अब मैं इसका एग्जांपल आपको दूं पिगमेंट का, हेमोग्लोबिन के अंदर कौन होता है, आयरन। तो हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन एंड आयरन इज नॉन प्रोटीनिक पार्ट, राइट। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रोम प्रोटीन दैट इज हेमोग्लोबिन, जिसके अंदर हेमोग्लोबिन, ग्लोबिन पार्ट इज ग्लोबुलर प्रोटीन एंड हेम मीन्स आयरन, तो दैट इज iron, it is non-proteinic and this is proteinic. Clear? तो इसको मैं इनके घर में शिफ्ट कर देती हूं। ओके, derived खुद से नहीं होती हैं, इनको या तो सिंपल से derive करते हैं या conjugated से। तो these are the product of partial hydrolysis of simple or conjugated proteins. For example, proteoses, peptones and polypeptides. अब देखो कैसे, मेरे पास हैं प्रोटीन्स, राइट। मैंने प्रोटीन्स की पार्शियल हाइड्रोलिसिस की, कंप्लीट नहीं की, पार्शियल थोड़ी सी, तो बन जाते हैं प्रोटियोसिस। प्रोटियोसिस की पार्शियल हाइड्रोलिसिस की तो बन जाते हैं पेप्टोन्स। ओके, पेप्टोन्स की पार्शियल हाइड्रोलिसिस की तो बन जाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। तो आप आइडिया लगा सकते हो, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मिलके बनाते हैं पेप्टोन, पेप्टोन से बनते हैं प्रोटियोसिस और लास्ट में क्या बनती है, प्रोटीन। तो जब इसको तोड़ेंगे तो जो हमारा ऑर्डर है उल्टा हो जाएगा। प्रोटीन को तोड़ेंगे हम थोड़ा सा तो बन जाएगा प्रोटियोसिस, उसको थोड़ा सा तोड़ेंगे तो पेप्टोन्स बन जाएंगे, पेप्टोन्स को और तोड़ोगे तो पॉलीपेप्टाइड, फिर पॉलीपेप्टाइड को तोड़ोगे तो पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स को तोड़ोगे तो अमाइनो एसिड्स, राइट। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। ओके, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर हम 4 लेवल्स पे पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। आप इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी भी लिखते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, इट इज नथिंग बट जस्ट अ सीक्वेंस जिसके अंदर अमाइनो एसिड प्राइमरीली आपस में जुड़ के लंबी चेन बनाते हैं। तो इट इज द सीक्वेंस इन विच द अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड इन वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अ प्रोटीन। मैं अगर सिंपल बात करूं तो ये रहा एक अमाइनो एसिड जुड़ गया, ये रहा दूसरा अमाइनो एसिड,
ये रहा तीसरा अमाइनो एसिड, ये रहा चौथा अमाइनो एसिड एंड सो ऑन। ओके, अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताती हूं। ये मेरे पास पहला अमाइनो एसिड, इधर लग गया NH2 और इसका C डबल बॉन्ड O आगे वाले के NH के साथ जुड़ गया, अगेन कार्बन H R डैश, फिर इसके साथ CO, ये नेक्स्ट वाले के NH के साथ जुड़ गया, अगेन कार्बन हाइड्रोजन, लेट इट बी R डबल डैश, देन इसका C डबल बॉन्ड O नेक्स्ट वाले के NH के साथ जुड़ गया, अगेन अब मैं यहां लिख सकती हूं R ट्रिपल डैश, अगेन CO नेक्स्ट वाले के NH के साथ जुड़ गया और यहां मैंने लिख दिया 4 टाइम्स 4 डैश डाल दिए एंड लेट इट बी COOH, लास्ट में हमने COOH डाल दिया। और अगर आप इस चेन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसका CO नेक्स्ट वाले NH के साथ जुड़ेगा और इसका NH इधर वाले CO के साथ जुड़ेगा। तो इधर N से स्टार्ट हुआ तो दिस इज N टर्मिनल, दिस इज C टर्मिनल, क्योंकि जब भी कंडेंसेशन होगी, ये देखो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करूं, एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड और वो रहा पांचवा। हालांकि हमने इनको तोड़ना नहीं है, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड मैंने आपको ये बताया कि यहां मैंने 5 अमाइनो एसिड एक चेन में पिरो दिए। तो ये रहा, यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां तक 3, दिस इज नॉट अ साइन ऑफ प्लस, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। देन इधर से इधर तक 4 हो गए और ये रहा पांचवा। तो दिस इज द सीक्वेंस। अब देखो इस स्ट्रक्चर की इतनी इंपॉर्टेंस है, अगर एक भी अमाइनो एसिड आगे पीछे हो गया तो पूरी की पूरी नेचर प्रोटीन की चेंज हो जाती है। कैसे, अभी बताते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस, इवन अ चेंज ऑफ वन अमाइनो एसिड कैन चेंज ड्रास्टिकली प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोटीन। फॉर एग्जांपल नॉर्मल हेमोग्लोबिन, इसके अंदर होते हैं टोटल 574 अमाइनो एसिड्स, और अगर हम उनमें से एक का सीक्वेंस भी चेंज कर दें तो इट बिकम्स डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन में डिफेक्ट आने का मतलब उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म। तो यहां क्या है, ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन, वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रायोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिन, लाइसिन। और सिकल सेल्ड हेमोग्लोबिन, इसके अंदर सीक्वेंस देखो सेम है, नहीं, यहां चेंज हो गया, ग्लूटामिन की जगह पे लग गया वेलिन, और सिर्फ एक अमाइनो एसिड गलत जगह पे लग गया और नॉर्मल हेमोग्लोबिन बिकम्स सिकल सेल्ड एनीमिया। सिकल सेल्ड एनीमिया मतलब हमारे जो आरबीसीज हैं वो ऐसी शेप के हो जाते हैं। आपको पता है सिकल क्या होती है? दराती, घास काटते हैं ना जिससे, इसी तरह से होती है, ऐसे हैंडल लगा होता है पकड़ने के लिए। तो हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं आरबीसीज, ये बिल्कुल स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। ये है जब नॉर्मल हेमोग्लोबिन, उसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, लेकिन जब यहां पे डिफेक्ट हो गया, एक अमाइनो एसिड चेंज हो गया, देन इट बिकम्स सिकल शेप्ड। ये हो गया सिकल शेप्ड, मींस अब इसकी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की टेंडेंसी खत्म। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिकल सेल्ड एनीमिया। और जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। जब हेमोग्लोबिन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो इट लीड्स टू एनीमिया, राइट। तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो देखिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर गिव्स द मैनर in which the polypeptide chains are folded or arranged. प्राइमरी ने बताया लंबी चेन के अंदर अमाइनो एसिड्स कैसे जुड़े हुए हैं। अब अगला स्टेप, क्या वो लंबी चेन लंबी लंबी ही होती जाएगी या कहीं पे कॉइल हो जाएगी, या जैसे आपके घर में आपके माता जी या दादी माँ उसको ऊन को लपेटते हैं वो गोल गोल हो जाएगी। हाउ इट विल कॉइल और अरेंज इटसेल्फ। तो वो मैनर दैट गिव्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो और क्वालिटी है दैट इट गिव्स द शेप और कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन मॉलिक्यूल की कॉन्फर्मेशन क्या है, शेप क्या है, दैट इज डिसाइडेड बाय सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता किस तरीके से है,
It arises from plane of geometry of peptide bond and hydrogen bonding between carbonyl and NH group of different peptide bonds, right? अब देखो ये दो तरह का है, एक है अल्फा हेलिक्स और एक है बीटा प्लीटेड शीट। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे इसको हटाना है। अब देखो ये स्ट्रक्चर्स मुझे एक्सटेंड करने हैं ऊपर, तो मैं इनको ऊपर लिख लेती हूं। इनके स्ट्रक्चर्स बना के देखेंगे हम अभी। तो अगर मैं बात करूं अल्फा हेलिक्स की, तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एमाइड ग्रुप्स, एमाइड के अंदर दोनों आगे कार्बोनिल भी और NH भी, विद इन द सेम चेन causes the peptide chains to coil up into a right-handed spiral structure known as alpha helix। मतलब यहां से अब राइट हैंड इधर को जाएगा, ठीक है, राइट हैंडेड स्क्रू की तरफ, तो जो भी हमारे पास अल्फा हेलिकल होगा दैट विल बी लाइक दिस, राइट। अब ये आपस में जुड़ कैसे रहे हैं? इनमें किस तरीके से कि अगर यहां पे C डबल बॉन्ड O है तो इसके सामने NH आ गया, अगर यहां पे C डबल बॉन्ड O है तो इसके सामने, अब मैं सिर्फ H लिख रही हूं, ठीक है, तो यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां पे NH, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर है C डबल बॉन्ड O और इधर है NH, इस तरीके से इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस इज सेल्फ कॉइलिंग। दिस इज अमाइनो एसिड, ये लंबी चेन अमाइनो एसिड, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, लीनियर मैनर के अंदर जुड़ते जा रहे हैं, तो ये प्राइमरी अमाइनो एसिड, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया प्रोटीन्स का। ओके, ये लीजिए, नाउ दिस इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। आप जितना चाहे लंबा बना लीजिए, ये लीजिए। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो कॉइल्स हैं, यहां तो मैंने इसको ट्विस्ट किया है, ये कॉइल्स कैसे बन जाती हैं, यहां पे COO और यहां पे मैं इसको नीचे रख देती हूं, यस, ओके। तो ये किस तरीके से हो रहा है, यहां पे C डबल बॉन्ड O, ओके, यहां पे C डबल बॉन्ड O और इधर NH, राइट, C डबल बॉन्ड O NH, तो ये एक दूसरे के ऐसे नजदीक आ जाते हैं, ऐसे, ठीक। तो ये जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अपने ही सेम चेन के अंदर जो NH और CO के बीच में यहां बॉन्डिंग हो रही है, ऐसे तो ये स्ट्रेट चेन है, ऐसे, ठीक है, लेकिन इनके अंदर CO NH बॉन्ड्स लगे हुए हैं, तो दिस इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट। अब देखें बीटा प्लीटेड शीट, इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास अलग अलग चेन्स, राइट, और ये चेन्स, ये रही पहली चेन, ये रही दूसरी चेन, ये रही तीसरी चेन, ये रही चौथी चेन। और आपने अमाइनो एसिड्स के अंदर देखा है, मैं यहीं पे बना दूंगी, यहां से स्टार्ट करते हैं, NH CH R C डबल बॉन्ड O, सामने वाले का जो मॉलिक्यूल होगा उसका NH, ये एक अमाइनो एसिड खत्म, सेकंड स्टार्ट, फिर से NH CH R डबल डैश, अगेन C डबल बॉन्ड O, सामने वाले का NH CH R ट्रिपल डैश, ये सेकंड अमाइनो एसिड। अब थर्ड वाला NH CH R डबल ट्रिपल डैश C डबल बॉन्ड O, ये 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट फिर से उसके नेक्स्ट वाले का NH, राइट। तो हम C डबल बॉन्ड O तक ही रखेंगे, इधर हम ले रहे हैं C टर्मिनल। अब नेक्स्ट वाले का इधर लिया हमने C टर्मिनल, CH R, देन NH, फिर नेक्स्ट वाले का C डबल बॉन्ड O, CH
R डबल डैश देन NH, फिर नेक्स्ट वाले का C डबल बॉन्ड O, CHR डबल डैश, अगेन NH। ठीक है, अब ये फर्स्ट चेन, सेकेंड चेन, थर्ड चेन, फोर्थ चेन। अब देखो मैं दो चेन्स में तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी अमाइनो एसिड्स की, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। अब नेक्स्ट वाले के अंदर भी इधर होगा एन टर्मिनल, इसके सामने सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, इसके सामने एन एच, इसके सामने सी डबल बॉन्ड ओ। उसी तरीके से ये सी ओ है तो इसके साथ ये NH, तो इसके साथ C डबल बॉन्ड O नीचे को, NH नीचे को, ठीक है, बाकी नहीं मैं बना रही हूं। अब इधर इसके सामने क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ जाएगा NH, राइट, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास अगेन NH नीचे को। तो आप चाहे पूरा इस तरीके से बनाएं, आप चाहे पूरी इसके साथ बनाएं, वन एंड द सेम थिंग। मेन चीज बताने की क्या है, एक चेन दूसरी चेन के साथ इंटर पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड रहती है, इनके बीच में बन जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, और उस वजह से ये एक चेन, उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये एक शीट बन गई। इस शीट के ऊपर ऐसी ही एक और शीट आ जाती है, उसके ऊपर ऐसी ही एक और शीट आ जाती है, और जो इसका साइज है प्रोटीन का वो तीनों डायमेंशन में बढ़ना शुरू हो जाता है, लेंथ भी बढ़ती है, विड्थ भी, और हाइट भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो दिस इज बीटा प्लेटेड शीट। ओके, अब देखो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर किसके अंदर प्रेजेंट है, मायोसिन विच इज फाउंड इन मसल्स, एंड केराटिन, केराटिन किस किस में, हेयर्स में, वूल में एंड नेल्स में। और बीटा प्लेटेड शीट किसके अंदर रहता है, सिल्क प्रोटीन, फाइब्रोइन, और हेयर्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ केराटिन, राइट। नेक्स्ट इज टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिकल की एक और कॉइलिंग, देखो ये अल्फा हेलिकल और ये लीजिए एक और कॉइलिंग हो गई, ठीक है। तो इससे हमें ओवरऑल शेप मिलती है प्रोटीन की, जैसे आपने एग्जांपल्स पढ़े पैसे पीछे, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। तो ये शेप कहां आके अटेन होती है, इन द टर्शरी स्ट्रक्चर। टॉकिंग अबाउट क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, इट रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सब यूनिट्स। अब देखो ये टर्शरी स्ट्रक्चर एक यूनिट, अब देखना 1 यूनिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 यूनिट्स हैं, और ये एग्जाम्पल है किसकी, हीमोग्लोबिन की। इसके अंदर 4 सब यूनिट होती हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, 1 2 3 4, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, राइट। और उन 4 सब यूनिट्स में से 2 हैं आइडेंटिकल अल्फा चेन्स, और उनके अंदर होते हैं 141 अमाइनो एसिड्स। 2 सब यूनिट्स के अंदर होती हैं बीटा चेन्स विद 146 अमाइनो एसिड्स, और हर सब यूनिट के एंड के ऊपर एक हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये था क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अब जरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा डिटेल में। इसके अंदर हमारे पास 4 सब यूनिट्स होती हैं, राइट। इट हैज 4 सब यूनिट्स, मींस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। उनमें से जो 2 सब यूनिट्स हैं दे आर आइडेंटिकल, एक जैसी हैं, अल्फा चेन्स, और उनके अंदर होते हैं 141 अमाइनो एसिड्स। और जो दूसरी 2 सब यूनिट्स हैं दे आर ऑल्सो आइडेंटिकल बीटा चेन्स हैविंग 146 अमाइनो एसिड्स। अब ये जुड़े कैसे होते हैं, देखिए सेंटर में होता है आयरन, आयरन के साथ इधर जुड़ गई एक सब यूनिट, आयरन के साथ इधर जुड़ गई दूसरी सब यूनिट, आयरन के साथ जुड़ गई तीसरी सब यूनिट, और ये रही 4th सब यूनिट, ठीक है। ये दोनों एक जैसी हैं, और इनको मैं ऐसे बना देती हूं, ये दोनों एक जैसी हैं, 2 एक जैसी और 2 एक जैसी। इनके अंदर है 141, 141,
it is having 146, 146. तो this is quaternary structure of hemoglobin. अब अगर हम इन चारों स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा मैं कोरिलेट करूं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इट इज लाइक दिस. ठीक है, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर. ओके, प्राइमरी की अल्फा हेलिक या कोई भी कॉइलिंग होती है तो ये बन गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ओके, इसकी सेल्फ कॉइलिंग तो दिस इज टर्शरी स्ट्रक्चर. और जब ये सब यूनिट बननी शुरू हो गई, एक कॉइलिंग हुई, ये दूसरा सब यूनिट, ये तीसरा और ये चौथा, ये बन गया क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. तो चारों स्ट्रक्चर आपके सामने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टर. वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द फोर्सेस दैट स्टेबलाइजेस प्रोटीन स्ट्रक्चर? ये एक चेन, ये दूसरी चेन. अब देखो, हम एल्काइल ग्रुप लिखते थे, R1 डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश. तो ये एल्काइल ग्रुप, ये होते हैं नॉन पोलर. ठीक है, ये भी. तो आपको पता है जहां कोई फोर्स नहीं होती वहां पे कौन सी होती है? वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इनके बीच में सरफेस टू सरफेस, और ये सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है, सरफेस टू सरफेस हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन होती है. हाइड्रोफोबिक इसलिए क्योंकि ये नॉन पोलर है, वाटर में डिसॉल्व नहीं करेगा. ये वाला पोर्शन पोलर है, बाहर वाला, तो ये हाइड्रोफिलिक है, ये बाहर रहेगा, और ये चेन के अंदर वाली साइड. तो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एल्काइल रेजिड्यूज ऑफ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स. दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स के एल्काइल रेजिड्यूज आमने सामने आ जाएंगे. एंड बीइंग नॉन पोलर, दीज आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर. Therefore, polar chains lie outside and they lie inside. तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, और आप इसको बोल सकते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, नाउ सेकेंड, साफ दिखाई दे रहा है, देयर इज कोवेलेंट बॉन्ड, और कौन सा है? डाइसल्फाइड. तो दिस इज डाइसल्फाइड लिंकेज, कोवेलेंट बॉन्ड. और ये कहां से आती है? सिस्टीन. सिस्टीन के अंदर सल्फर रहती है. सिस्टीन के रेजिड्यू जब आमने सामने आएंगे, दे विल बाइंड टुगेदर थ्रू सल्फर सल्फर कोवेलेंट बॉन्ड. एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन इंटरचेन बॉन्डिंग. इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द सल्फर एटम्स ऑफ टू सिस्टीन रेजिड्यूज. फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन. इंसुलिन के अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी होती है. उसके बाद आया आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड के लिए हमें क्या चाहिए? आयॉन्स. तो आपको पता है R की वैल्यू COO नेगेटिव भी हो सकती है. तो एक चेन में कार्बोक्सिलेट ग्रुप, दूसरे में अमोनियम का ग्रुप, तो दोनों आमने सामने आए तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग, ये रहा एनाइन, ये रहा केटाइन. तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी, दैट इज आयोनिक बॉन्ड. तो एनाइनिक एंड केटाइनिक साइड चेन्स फ्रॉम आयोनिक फॉर्म ionic bond or it is known as salt bridge. Okay. अब एक कार्बोनिल ग्रुप, दूसरा NH, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और ये भी बहुत ही कॉमन है. मैक्सिमम चेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही जुड़ी होती हैं. प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दैट. इट अराइजेस बिटवीन carbonyl group and NH group of different polypeptide chains when come together either parallel or anti-parallel. तो ये है वेरियस फोर्सेस जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती हैं. व्हाट इज नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन? नेटिव स्टेट, द मोस्ट एनर्जेटिकली स्टेबल स्टेट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड नेटिव स्टेट. ये वो स्टेट है जिसमें प्रोटीन्स नेचर में एग्जिस्ट करती हैं. It corresponds to the proteins found in biological system with a unique three-dimensional structure, configuration and biological activity. For example, जिस फॉर्म में hemoglobin है, that is its native state. Most stable, आराम से अपना काम करता रहता है, right? Now, what is denaturation of protein?
जब हम किसी प्रोटीन के ऊपर कोई चेंज लगा देते हैं, हमने पीएच चेंज कर दी, क्योंकि आपको पता है अल्फा अमाइनो एसिड्स दे आर पीएच एक्टिव। पीएच चेंज करने पे उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट चेंज हो जाता है, राइट? तो अ प्रोसेस दैट चेंजेस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स विदाउट अफेक्टिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन वही रहेगी बट उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। होती कैसे है? आप टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, पीएच चेंज कर दीजिए, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्ट और सर्टन डीनेचुरिंग एजेंट। एग्जाम्पल देखिए, दूध के अंदर आपने लेमन जूस डाल दिया, नींबू का थोड़ा सा जूस डाला और उसको गर्म कर दिया, क्या हो जाएगा? मिल्क की कोगुलेशन हो जाएगी, वो चीज बन जाएगा। तो जो मिल्क प्रोटीन है दैट गेट्स प्रेसिपिटेटेड। डीनेचरिंग एजेंट क्या डाला? लेमन जूस। तो कोगुलेशन ऑफ मिल्क इन द प्रेजेंस ऑफ लेमन जूस, और आपने बना दिया चीज, एंड चीज इज रिच प्रोटीन। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से आपने कर्ड बना दिया, दही बना दिया, दैट इज ऑल्सो डीनेचुरेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। अब कर्लिंग ऑफ मिल्क हुआ, मिल्क के अंदर थी प्रोटीन, क्या बन गया? लैक्टिक एसिड। खट्टा होता है ना दही, दैट इज लैक्टिक एसिड, उसकी नेचर ही चेंज हो गई। बॉइलिंग ऑफ एग, आपने देखा होगा, ये हमारे पास इनसॉल्युबल मास हो जाता है, राइट? बॉइलिंग ऑफ एग, और उससे बन जाती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स, insoluble mass, which is insoluble mass. Boil egg, मैंने आपको बताया था जब वो एल्ब्यूमिन है पानी में घुल जाता है, लेकिन उसको गर्म करोगे तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल व्हाइट कलर्ड पोर्शन, पानी में डिसॉल्व नहीं करेगा, ठीक है? बिल्कुल ऐसे हल्का हल्का इलास्टी सा होता है। अब सबसे खास चीज, डीनेचुरेशन never changes प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता। हमारे पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है? लेट इट बी दिस इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, टर्चरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, ठीक है? ये अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, ड्यू टू डीनेचुरेशन। प्राइमरी से आगे अल्फा अमाइनो एसिड्स नहीं बनेंगे, ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाता है, ठीक है? सो आज के वीडियो में इतना ही। आपने प्रोटीन्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की, तो अब नोट्स बनाइए और हम तैयारी करते हैं एक और बायोमोलिक्यूल की। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, कंप्लीट योर नोट्स।